हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा क्लासेस। आज हम फिर से मिल रहे हैं एक अगली वीडियो के साथ। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम उसके मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। इससे पहले एक वीडियो अपलोड करी गई थी जिसमें सेम मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। वहां पे हम आपको बता चुके हैं कॉन्सेप्ट वाइज कि किस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये सब हम वहां पे डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके विजिट कर सकते हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आगे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी से फटाफट पेन और पेपर निकाल लो, आगे क्वेश्चन नंबर 6 आने वाला है तो उसको हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, π/4 whose differential equation is this। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमें दे दिया पर्टिकुलर सॉल्यूशन का। इस चैप्टर में दो तरह के सॉल्यूशन निकलते हैं, एक निकलता है जनरल सॉल्यूशन और एक निकलता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में आंसर हमें कांस्टेंट में छोड़ना होता है, सी में आंसर आता है। लेकिन अगर हम बात करें पर्टिकुलर सॉल्यूशन के जिसमें हमें ऐसे पॉइंट्स दे दिया जाए तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं और इन कोऑर्डिनेट्स को पुट करके फिर फाइनल आंसर निकालते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें एक इक्वेशन दे रखी है। जैसे अगर हम सपोज करें cos x dy, इस cos x sin y dy को हम दूसरी साइड पे भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sin x cos y dx माइनस cos x sin y dy। ये इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाएगा और ये टर्म पूरी की पूरी बन जाएगी माइनस में, क्योंकि ये इस साइड प्लस हो रही थी। ठीक है, अब क्या करना है, अब इस क्वेश्चन को देख के आपको पूरा का पूरा आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई इसमें वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का क्वेश्चन है ये। इंटीग्रेशन के 3 मेथड पड़े हैं, तो यहाँ पे कौन सा लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो हम क्या करने वाले हैं, हम x को अलग करेंगे, y को अलग करेंगे। तो sin x अपॉन cos x, ये जो cos x है ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा cos x और यहाँ पे बचेगा dx। ऐसे ही यहाँ पे सिर्फ y वाली टर्म्स बचेंगी, sin y dy, और ये जो cos y था ये इसके डिनोमिनेटर में आके हो जाएगा cos y और ये माइनस यहीं का यहीं आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको हम इंटीग्रेट करने वाले हैं। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो sin x by cos x, sin x by cos x को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं tan x dx और ये इस साइड आके हो गया माइनस tan y dy। अब आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन ऑफ tan x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है log sec x। log sec x प्लस c होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, tan x का इंटीग्रेशन यहाँ पे बन गया log sec x प्लस c इक्वल्स टू माइनस ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा log sec y, ये बन गया log sec y। अब कांस्टेंट जो है वो दोनों में से किसी एक साइड पे लगता है, तो जनरली हम x वाली साइड पे कांस्टेंट लगा के चलते हैं। तो जो माइनस log sec y है और ये जो log sec x है इसको हम उस साइड ले जाएंगे, कांस्टेंट यहीं रहेगा, ये हो गया माइनस log sec y और ये log sec x दूसरी साइड पे जाके बन जाएगा log sec x लेकिन माइनस में। ठीक है, अब दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन निकालें तो यहाँ पे log sec y प्लस log sec x आ जाएगा, लेकिन ये पूरा का पूरा आएगा एक ब्रैकेट में क्योंकि हमने यहाँ से माइनस कॉमन निकाला है। ठीक है भाई, तो ये माइनस को हम दूसरी साइड भेज देते हैं कांस्टेंट की तरफ, तब भी वो कांस्टेंट ही रहेगा। यहाँ पे चीज नोट करना, माइनस को अगर हम दूसरी साइड भेजें वो भी कांस्टेंट के पास जाएगा, माइनस कांस्टेंट होगा तो वो तब भी कांस्टेंट रहेगा। लेकिन इस केस में आपने क्या करना है, जो पहले इंटीग्रेट किया है उसको आप c1 ले लो, उसको आप c1 ले लो और जब यहाँ माइनस भेजा तो ये c1 से हटके क्या बन गया, c बन गया, ताकि पता चल जाए कि भाई माइनस वहां पे भेजा है तो वो कांस्टेंट c बन गया है, चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लगेगी। log m प्लस log n, जब बीच में प्लस होता है और log होता है तो हम क्या करते हैं, हम इनकी टर्म्स को मल्टीप्लाई में लगा लेते हैं। तो sec x इंटू में sec y, ये हो जाएगा sec x sec y इक्वल्स टू c। आगे बात समझ, यहां लगी है log की प्रॉपर्टी। तो अब देखो यहाँ पे log है, यहाँ पे log नहीं है, तो हम कंपेयर तो कर नहीं सकते। लेकिन हम क्या करेंगे, हम यहाँ से log को जब हटाएंगे तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, कोई भी वैल्यू होती है वो e रेज़ टू द पावर में चली जाती है। तो ये बन गया e रेज़ टू द पावर c इज इक्वल्स टू sec x इंटू sec y। दोबारा सुन लो एक बार, जब यहां से log हटेगा तो दूसरी साइड क्या होगा, जो भी वैल्यू है वो e रेज़ टू द पावर में चली जाती है, यानी एक्सपोनेंट की पावर में चली जाती है।
ठीक है जी, यहां तक हो गई बात। अब e रेज़ टू द पावर c अगेन एक कांस्टेंट है, तो उसको हम कोई भी कांस्टेंट मान सकते हैं। हमने यहाँ पे a मान लिया, उस कांस्टेंट को हमने मान लिया a, और यहाँ बचा sec x sec y, ये हो गया sec x sec y। अब आपको जो ये कंडीशन दे रखी थी 0, π/4, ये जो 0, π/4 दे रखा है, हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे एट 0, π/4, तो जहां पे x है वहां पे 0 पुट हो जाएगा, ये हो गया sec 0 और sec π/4, ये बन गया sec π/4। तो यहां से कांस्टेंट की वैल्यू निकलेगी। sec 0 क्या होता है? sec 0 होता है 1, और sec π/4 मतलब sec 45, sec 45 मतलब cos 45 का रेसिप्रोकल, cos 45 होता है 1/√2 और sec π/4 हो जाएगा √2। sec π/4 यानी sec 45 की वैल्यू पुट कर दी, तो यहां से a की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारे पास? √2। तो जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है √2। अब क्या करेंगे? अब इस कांस्टेंट की वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में डाल देंगे ताकि हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाए। अब जब इस a की वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे तो ये बन गया √2 इज इक्वल्स टू sec x इंटू sec y। तो बच्चों यहाँ पे आपका आंसर खत्म हो जाता है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी के आंसर की बात करोगे तो एनसीईआरटी के आंसर में थोड़ा सा अलग प्रेजेंट किया हुआ है आंसर, तो आप उसको भी इस हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। तो वहां पे जो आंसर मेंशन है √2 अपॉन, हम यहाँ करेंगे sec x को यहाँ पे नीचे ले आएंगे sec x, और वहां पे sec y को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो sec x रेसिप्रोकल के ऊपर जाके क्या बन गया? ये बन गया cos x इंटू √2 इक्वल्स टू sec y, और यहाँ जो √2 है ये cos x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये नीचे आके हो जाएगा डिवाइड, और ये आंसर आ गया sec y √2। तो एनसीईआरटी के हिसाब से अगर आप अरेंज करोगे तो आपका आंसर ये है। अदरवाइज अगर आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन करते हो, ये वाला क्वेश्चन करते हो, तो आप इस क्वेश्चन को लास्ट जहां तक सिंप्लीफाई हो सकता है वहां तक छोड़ सकते हो, यानी ये आंसर भी आपका करेक्ट माना जाएगा, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन, आप इसको नोट करो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए यहाँ पे फिर से बोल दिया पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसका मतलब हमें कोऑर्डिनेट्स लास्ट में पुट करके कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। वो जो कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये रहे हमारे पास, y इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू 0, और इक्वेशन क्या है? ये हमारे पास इक्वेशन है। तो जल्दी से इसको शुरू करते हैं। 1 प्लस ई रेज टू द पावर 2x dy प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर ई रेज टू द पावर x dx इक्वल्स टू 0। अब इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो फिर से हमें दो टर्म दे रखी हैं। तो बेसिकली हमें करना क्या है? पहले हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाने की कोशिश करते हैं, यानी कि इनकी टर्म्स को करते हैं अलग अलग, ठीक है। तो हमने ये वाली टर्म इसको यहीं लिख लिया, फर्स्ट टर्म को हमने यहीं लिख लिया, सेकेंड टर्म को हम दूसरी साइड भेजते हैं, -1 प्लस वाई स्क्वायर ई रेज टू द पावर x dx। अब अगर आप देखो तो अब वेरिएबल्स को सेपरेट बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का ही है, ठीक है। तो जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा dy, और dy के नीचे y वाली टर्म्स आ जाएंगी, यानी 1 प्लस वाई स्क्वायर। और ध्यान से देखें तो ये dy के नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर अकेला ही है, इसके अलावा कोई और y की टर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पर माइनस ई रेज टू द पावर x dx और अपॉन में ये पूरी टर्म 1 प्लस ई रेज टू द पावर 2x इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगी, ताकि x की वेरिएबल्स x की वैल्यूज वो अलग हो जाए। तो इसे ही हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। और अब हम कर देंगे इसको इंटीग्रेट। ये जो है इस साइड जो हमारी जो इंटीग्रेशन हो रही है उसमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, जो हमने इंटीग्रेशन चैप्टर में पढ़ा था। वो फॉर्मूला था 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन होता था 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये था 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। और यहां पर इस केस में e रेज़ टू द पावर 2x, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आप देखिए यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे, माइनस ई रेज़ टू द पावर x अपॉन 1 प्लस, अब इसको हम लिख सकते हैं e रेज़ टू द पावर x का स्क्वायर dx, क्योंकि जो पावर 2x थी इसमें से स्क्वायर बाहर निकल गया और यहाँ बचा e रेज़ टू द पावर x, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। ये वाला फॉर्मूला जब यहाँ पे अप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1/1, क्योंकि a तो यहाँ पर 1 है, 1/1 tan इनवर्स x/a यानी y/1 प्लस c। अब जो कांस्टेंट है जैसे मैंने बताया था हम x वाली साइड पर लगाएंगे, इसलिए हम y वाली साइड पे कांस्टेंट नहीं लगा रहे, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, इस केस में अगर हम यहाँ पे लेट कर लें,
हमें यहाँ पे दिख रहा है कि भाई e की पावर x जो है वो ऊपर भी है और नीचे भी है, तो अगर हम इसको यहाँ पे लेट कर लेते हैं e रेज़ टू द पावर x को t, अब इसको दोनों साइड लेट करने के बाद करते हैं डेरिवेट, जैसा कि आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड में पढ़ा है। तो इसका डेरिवेटिव तो e की पावर x हो जाएगा, और इसको हमने किया है x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट, इसलिए यहाँ आ जाएगा dt बाय dx, और dx को अगर हम ऊपर भेजें तो e की पावर x dx ये बन जाता है dt। तो अब ध्यान से देखो, e रेज़ टू द पावर x dx, e रेज़ टू द पावर x dx, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं dt। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt 1 अपॉन, अब ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा इसलिए 1 अपॉन, अब नीचे देखो 1 प्लस इसको हम लिख सकते हैं t, जैसा कि हमने यहाँ पे लेट किया था, e की पावर x को हमने t लेट किया था, तो ये बन जाएगा t की पावर 2 यानी कि t स्क्वायर। सेम फॉर्मूला, फिर से सेम फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, बिल्कुल सेम फॉर्मूला लग रहा है, ध्यान से देखो। तो सेम फॉर्मूला जब लगेगा तो हम फिर से लगा देंगे 1 अपॉन a यानी 1 tan इनवर्स x अपॉन a, x अपॉन a का मतलब है t अपॉन 1 प्लस c, तो इस साइड हम कांस्टेंट लगाएंगे, लेकिन ये जो माइनस का साइन है ये भी यही रहेगा, tan इनवर्स y। अब इस साइड भी tan इनवर्स है, इस साइड भी tan इनवर्स है, तो हम दोनों tan इनवर्स वाली टर्म्स को एक ही साइड पर ले जाएंगे, और जो कि ये क्वेश्चन बन जाएगा हमारा अब tan इनवर्स y, ये यहाँ पे हो रहा था माइनस, ये उधर जाएगा, तो ये बन गया प्लस tan इनवर्स t इक्वल्स टू c, यहाँ बचा कांस्टेंट। अब हमने जो क्वेश्चन में लेट किया था t को, उसकी वैल्यू हम वापस से पुट कर देते हैं, जो कि थी e रेज़ टू द पावर x, तो tan इनवर्स e रेज़ टू द पावर x, ये आ गया हमारा क्वेश्चन। अब इसके आगे सिंप्लीफाई हम नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, y और x की वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। तो एट y इज इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 0, जब इन दोनों की वैल्यू पुट करी तो ये बन गया tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स e रेज़ टू द पावर 0 इक्वल्स टू c। अब tan इनवर्स 1 कब होता है, जैसा कि आपने इनवर्स ट्रिगो में पढ़ा होगा, tan इनवर्स 1 हो जाता है पाई बाय 4 पे, और tan इनवर्स e रेज़ टू द पावर 0, e रेज़ टू द पावर 0 मतलब e रेज़ टू द पावर 0 मतलब 1, तो ये भी हो गया tan इनवर्स 1। तो यहां से देखो तो ये दोनों हमारी वैल्यूज पाई बाय 4 बन जाएगी, और इन दोनों का जब हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा पाई बाय 2। तो कांस्टेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से पाई बाय 2, और जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, 6 क्वेश्चन में किया था, जब कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली तो हम वापस से उस वैल्यू को, कांस्टेंट की वैल्यू को उस इक्वेशन में डाल देंगे जो हमारी वैल्यूज x और y को पुट करने से पहले वाला स्टेप था। तो जब हम इसको वापस डालेंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e रेज़ टू द पावर x इक्वल्स टू पाई बाय 2, जो कि है कांस्टेंट की वैल्यू। और यहां से हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का एक और क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, इसको नोट करो, इसको समझो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस बार हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात नहीं करी हुई, कैसे पता हमें, क्योंकि हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन, तो हम इस केस में अपना आंसर कांस्टेंट के टर्म्स में छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। y e रेज़ टू द पावर x बाय y dx इक्वल्स टू x e रेज़ टू द पावर x बाय y प्लस वाई स्क्वायर dy। अब इस क्वेश्चन को देख के बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं, थोड़ा सा डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? क्योंकि इस क्वेश्चन में e की पावर में x बाय y आ गया, मतलब x भी है y भी है, तो अब हम उसको तो सेपरेट कर नहीं सकते, पावर में से x बाय y को तो सेपरेट कर नहीं सकते, इसलिए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का क्वेश्चन तो नहीं है। ठीक है, इसके बाद इस क्वेश्चन को बच्चे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या फिर उनके दिमाग में सीधा सीधा होमोजीनियस आएगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम और इजी बनाते हैं, कैसे, बिना होमोजीनियस और बिना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। यहां हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे y e रेज़ टू द पावर x बाय y dx, और ये जो dy था ये आ गया इसके डिनोमिनेटर में dy, उधर की टर्म को हम ऐसे ही रखेंगे x e रेज़ टू द पावर x बाय y प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, हम इस वाली टर्म को दूसरी साइड पे ले आएंगे, y e रेज़ टू द पावर x बाय y dx बाय dy माइनस x e रेज़ टू द पावर x बाय y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अब y स्क्वायर को इसके डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो ये बन जाएगा y e रेज़ टू द पावर x बाय y dx बाय dy माइनस x e रेज़ टू द पावर
एक्स बाय वाई होल डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। यहाँ क्या किया हमने, हम वाई स्क्वायर को इसके डिनोमिनेटर में ले आए तो वहां पे बच गया 1। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, e रेज़ टू द पावर x बाय वाई और e की पावर x बाय वाई कॉमन है, इसलिए हमने उसको बाहर कॉमन निकाल के लिख दिया। तो अंदर बचेगा y dx बाय dy माइनस x होल डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये आ गया हमारे पास एक एक्सप्रेशन, एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम थोड़ा सा अलग करेंगे। क्या करेंगे, हम लेट करेंगे e रेज़ टू द पावर x बाय वाई को t। हमने यहाँ e रेज़ टू द पावर x बाय वाई को t लेट कर लिया, जिससे क्या होगा, यहाँ से हमारे पास एक नया इक्वेशन आ जाएगी जो कि बिल्कुल ही बहुत आसान क्वेश्चन कर देगा। बहुत इजी क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। तो जब डेरिवेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो जब इसको डेरिवेट किया तो ये बन गया e रेज़ टू द पावर x बाय वाई। क्यों आया, क्योंकि एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव तो एक्सपोनेंट खुद होता है। लेकिन पावर को देखो, पावर में जब हम डेरिवेट करेंगे तो वहां लगेगा क्वोशिएंट रूल। x अपॉन वाई को डेरिवेट करेंगे, x बाय वाई को डेरिवेट करेंगे तो क्वोशिएंट रूल लगेगा, जिसमें कहता है कि भाई पहले ऊपर वाले का डेरिवेट कर दो। x का डेरिवेटिव हो गया 1 और साथ में x जो है वो y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट हो रहा है, इसलिए ये बन गया dx बाय dy और y वाली टर्म यानी नीचे वाली टर्म ऐसी ही आ जाएगी। फिर क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, माइनस लगता है, माइनस लगा, माइनस लग के क्या होगा, x वाली टर्म ऐसे ही आ जाएगी और जो नीचे y था, y का डेरिवेटिव हो गया y के रिस्पेक्ट में 1 और होल डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म का स्क्वायर। यहाँ पे हमने सिर्फ क्वोशिएंट रूल लगाया है, ध्यान से देखना, कुछ अलग नहीं किया, सिर्फ क्वोशिएंट रूल लगाया है। और दूसरी साइड पे t का डेरिवेटिव जो होगा y के रिस्पेक्ट में, वो हो गया dt बाय dy। यहां तक बात समझ आ गई, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो तो ये जो एक्सप्रेशन था, ये वाला जो एक्सप्रेशन था e रेज़ टू द पावर x बाय वाई, ये रहा। फिर साथ में 1 है, इस 1 को हम हटा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बन गया ये y dx बाय dy, y dx बाय dy माइनस x बाय वाई स्क्वायर। अब इस पूरे की वैल्यू क्या बन गई, ये बन गई 1, ये बन गई 1 इक्वल्स टू dt बाय dy। हो गया बहुत आसान क्वेश्चन, अब हम क्या करेंगे, अब dy को इधर ले आएंगे, इक्वल्स टू में बचा dt। अब इसको कर देंगे इंटीग्रेट, dy का इंटीग्रेशन होता है y और dt यानी dt अकेला है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t, लेकिन साथ में लग जाएगा प्लस c, कांस्टेंट लगेगा, y वाली साइड हम लगाते नहीं है तो प्लस c लग गया। तो अब y को तो हम ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन जो t था, हमने t को क्या लेट किया था, t को हमने ये लेट किया था, तो t की वैल्यू वापस पुट हो जाएगी, ये बन गया e रेज़ टू द पावर x बाय वाई प्लस c। तो ये होता है हमारा आंसर, आप देख सकते हैं अपनी बुक्स में, और यही हम एनसीईआरटी में आंसर है। बस वहां पे प्लस c को शायद यहाँ पे लिखा होगा, आप एक बार चेक कर लेना, कांस्टेंट उधर या इधर किसी भी साइड लगा सकते हैं। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं है। अदरवाइज आप लोग, कुछ बच्चे क्या करेंगे, उसको बहुत ही लेंदी ले जाएंगे, होमोजीनियस से करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही लेंदी हो जाएगा वो। तो ये है बहुत इसका छोटा मेथड, आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। फिर से क्वेश्चन आता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन का, इसका मतलब हमें x और y की वैल्यू दे रखी होगी, तो हमें y की वैल्यू दे रखी है और x की वैल्यू दोनों दे रखी है। फिर आगे हमें दे रखी है इक्वेशन, और फिर हमें दे रखा है एक हिंट। एग्जाम में हिंट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। हिंट आ जाए अगर एग्जाम में तो मजा ना आ जाए फिर। तो एग्जाम में हमें हिंट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, x माइनस वाई को t पुट तो करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट को देखते हैं। हमेशा जब कोई ऐसी इक्वेशन दी होगी तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट तो कर नहीं सकते, इतना तो आपको देख के पता लग ही गया होगा। हम क्या करेंगे, हम कोशिश करते हैं dy बाई dx की वैल्यू निकालने की। तो पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, x माइनस वाई dx प्लस dy इक्वल्स टू dx माइनस dy। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हम x माइनस वाई को यहाँ से d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि बन जाएगा x माइनस वाई dx, और ऐसे ही x माइनस वाई को फिर dy के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा x माइनस वाई dy इक्वल्स टू dx माइनस dy। अब dx और dy की वैल्यूज को हम अलग अलग करेंगे, तो dx यहाँ है, dx यहाँ है, तो इस dx को अगर हम इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा x माइनस वाई dx माइनस dx, और इस वाली वैल्यू को जब उस साइड लेके जाएंगे तो ऑलरेडी वहां एक माइनस dy था, तो ये वैल्यू जब उधर जाएगी तो ये भी बन जाएगी माइनस में x माइनस वाई dy। निकालेंगे कॉमन, dx कॉमन आ गया, यहाँ बचा x माइनस वाई माइनस 1, यहाँ पे भी dy कॉमन आ गया,
dy जब कॉमन आया और माइनस भी कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, ये बचेगा माइनस x माइनस वाई। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब यहाँ जब हमने माइनस कॉमन निकाला तो ये तो बन जाएगा प्लस, इसको ठीक कर लेते हैं, ये बन गया प्लस। ठीक है, अब dx बाय dy हम क्या करेंगे, हमें dy बाय dx की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर है dy, ये dx आ गया इसके नीचे, dx ये माइनस यहीं का यहीं, अब इस वैल्यू को उठा के हम नीचे ले आते हैं, ये बन गया x माइनस वाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस वाई। हमारे पास आ गई वैल्यू dy बाई dx की। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम जैसा कि हमें दे रखा है हिंट में x माइनस वाई को t लेट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ध्यान रखना एग्जाम में आपको हिंट्स नहीं दिए होंगे तो ये चीजें आपको प्रैक्टिस से अपने आप आने लगेंगी कि कब किसको लेट करना है। तो आप लेट करेंगे x माइनस वाई को t और इसको हम डेरिवेट करेंगे, हम निकालेंगे यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू, यानी हमें इसे डेरिवेट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो जब x को डेरिवेट किया वो बन गया 1, y को डेरिवेट किया तो ये हो गया dy बाई dx क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट किया था, और t को जब डेरिवेट करेंगे तो वो भी बन जाएगा dt बाई dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है, इसको भेज देंगे उधर जो कि बन जाएगा प्लस में, और ये इस साइड आके बन जाएगा माइनस में, तो ये हो गया dt बाई dx और dy बाई dx। ध्यान से सुन लेना कि हमने क्या करना है, dy बाई dx की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए हमने इस टर्म को उधर भेजा और dt बाई dx को इधर ले आए। तो यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू आ गई, बिल्कुल आ गई। t की वैल्यू x माइनस वाई हमने t लेट कर लिया था, बिल्कुल कर लिया था। अब इसको और इसको, इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये इस x माइनस वाई की जगह आ जाएगा t माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस वाई, इसकी जगह आ गया 1 प्लस टी। ध्यान से देखो, नीचे है x माइनस वाई तो उसकी जगह आ जाएगा t, इक्वल्स टू में माइनस का साइन ऐसे आएगा, और dy बाई dx, ये जो dy बाई dx है इसकी वैल्यू यहां से पुट हो जाएगी 1 माइनस dt बाई dx। अब क्या करेंगे, अब बस आपको करना है सिंप्लीफाई, इस माइनस को अंदर ब्रैकेट के भेजेंगे तो बन गया माइनस 1 प्लस dt बाई dx, ये माइनस 1 दूसरी साइड पर जाएगा। बस आपको सिंपल मैथ्स लगानी है और इसको सॉल्व करते जाना है। इक्वल्स टू dt बाई dx, इसका लीजिए आप एलसीएम, 1 प्लस टी, ऊपर आ गया t माइनस 1 प्लस 1 प्लस टी। तो अब यहाँ से ध्यान से देखो तो माइनस 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा dt बाई dx। t प्लस टी ये बनता है 2t अपॉन 1 प्लस टी इक्वल्स टू dt बाई dx। अब आप आराम से वेरिएबल को कर सकते हैं सेपरेट, तो dx वहां पे जाएगा। अब क्योंकि x की कोई टर्म ही नहीं है तो सब कुछ इस साइड आके हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये बन गया 1 प्लस टी अपॉन 2t। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब इतनी इंटीग्रेशन आपने करी हुई है, बहुत अच्छे से आती है आपको, तो वेरिएबल्स जो थे यहाँ पे इनको सॉल्व करने के लिए हमने इनको कर दिया सेपरेट, dt, यहाँ से t कैंसिल हो जाता है, यहाँ बचता है 1 बाई 2t, और हमारा लास्ट में जो स्टेप आएगा वो आएगा dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन टी dt प्लस 1 बाई 2 dt। ये दो अलग अलग टर्म हो गई, अब इनको कर दो इंटीग्रेट। अब इनको हम कर देंगे इंटीग्रेट, dx का इंटीग्रेशन हो गया x, dx का इंटीग्रेशन हो गया x, और यहाँ से 1 बाई 2 था कांस्टेंट, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t प्लस 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t। ठीक है, कांस्टेंट कहां लगेगा, x के साथ लगाएंगे जैसा कि हमने डिस्कस किया, तो x के साथ हमने लगा दिया यहाँ पे कांस्टेंट जो कि बन गया c। अब क्या करेंगे, ये हाफ और हाफ आ रहा है कॉमन, तो ये बचता है x प्लस सी इक्वल्स टू हाफ log t प्लस t। अब इस 2 को उधर भेज देते हैं, 2x प्लस 2c के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो वो तो कांस्टेंट ही रह जाएगा, log t प्लस t, t की वैल्यू को पुट कर देंगे, 2x प्लस c, इस t की जगह क्या आया, देखिए भाई t हमने क्या पुट किया था, t हमने किया था x माइनस वाई, तो इस t की जगह आ गया x माइनस वाई और प्लस x माइनस वाई। अब जो हमें वैल्यूज दे रखी थी क्वेश्चन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए वो हम पुट कर देंगे, y इज इक्वल्स टू माइनस 1, x इज इक्वल्स टू 0। ये वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दी, पुट करके पता चला कि ये 2 इंटू 0 हो जाएगा 0 प्लस c log ये हो जाएगा 0 प्लस 1, क्योंकि y की वैल्यू -1 दे रखी है तो 0 प्लस 1 प्लस 0 और फिर से ये हो जाएगा प्लस 1।
तो यहाँ से जो कांस्टेंट की वैल्यू आई ये हो गया log 1 प्लस 1, log 1 होता है 0, तो c की वैल्यू आ गई 1। अब इसको हम कहाँ पे पुट करते हैं, जहां से हमने वैल्यू डालनी शुरू करी थी, यानी इस वाले स्टेप में हम इसको पुट कर देंगे। ये बन जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू log x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई। अब इस x माइनस वाई को इस साइड ले आते हैं, ये हो गया 2x माइनस x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू log x माइनस 1। तो 2x माइनस x हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू log x माइनस वाई। तो ये है हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का, निकल गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन होता है खत्म। तो इसको आप करो प्रैक्टिस। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन निकालना है, एक्स वाई की वैल्यू नहीं दी हुई तो हम नहीं कर सकते पुट। तो इस इक्वेशन को करते हैं स्टार्ट। e की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई बाय रूट एक्स इक्वल्स टू, अभी जो dx बाय dy है इसको मैं दूसरे साइड पे ले जाके बना दूंगा dy बाय dx। इसको हम लिख सकते हैं dy बाय dx। ये दूसरी साइड चला गया और रेसिप्रोकल हो गया। अब आप यहां से देखो ये पूरी टर्म में x है और इसमें y और x दोनों है। तो इस क्वेश्चन को देख के अंदाजा लगा सकते हैं, बिल्कुल हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये dy बाय dx ये इस साइड होके बन जाएगा प्लस y अपॉन रूट एक्स और इस साइड बचा e की पावर माइनस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका बनता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। कैसे बनेगा, तो ये जो इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है dy बाय dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो अगर आप इसको देखें और दोनों को कंपेयर करें, इसको और इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो y के साथ जो भी है वो बन जाएगा p, मतलब p हो जाएगा 1 बाय रूट एक्स और q हो जाएगा e रेज टू द पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। तो p और q की वैल्यू आ गई। ये हो गया हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। तो यहां से हम सबसे पहले निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। IF निकालने के लिए e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx वैल्यू पुट करेंगे। p की वैल्यू है माइनस 1 बाय रूट एक्स dx। 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा e रेज टू द पावर, अभी इसको हम इंटीग्रेट नहीं करते, इसको हम लिख लेते हैं x की पावर माइनस हाफ, ताकि आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ आ जाए कि ये कैसे हुआ है। अब माइनस हाफ को जब इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस हाफ में प्लस 1 होगा जो कि बन जाएगा हाफ, तो x की पावर आ जाएगा हाफ यानी रूट लग जाएगा और यहाँ पे हाफ जो रेसिप्रोकल होके हो गया 2 रूट एक्स। आप इसको आराम से अपने आप भी इंटीग्रेट कर सकते हो क्योंकि ये बहुत बेसिक इंटीग्रेशन है। ये इंटीग्रेट होके हमारा आंसर e रेज़ टू द पावर में 2 रूट एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास IF की वैल्यू। यहाँ से हमारे पास IF आ गया। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालने के लिए आपने एक फॉर्मूला लर्न किया होगा, फॉर्मूला कह लो या इक्वेशन कह लो, कि आपने इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। हमें करना है y इंटू IF इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF dx प्लस c। हमें करना है इसे इंटीग्रेट, तो वैल्यूज पुट करते हैं। IF आया है हमारा e रेज़ टू द पावर 2 रूट एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q। q क्या है, ये रहा q, e रेज़ टू द पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इनटू में e रेज़ टू द पावर 2 रूट एक्स। अब ध्यान से देख सकते हैं e रेज़ टू द पावर 2 रूट एक्स आया था IF प्लस c, तो e रेज़ टू द पावर 2 रूट एक्स और e रेज़ टू द पावर 2x ये कैंसिल होके बन गया 1, तो ये बचा 1 अपॉन रूट एक्स प्लस c। यहाँ आ गया y e रेज़ टू द पावर 2 रूट एक्स, ऐसे ही आ जाएगा। अब जब इसका फिर से इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 बाय रूट एक्स का, ये बन जाएगा 2 रूट एक्स प्लस c y e रेज़ टू द पावर 2 रूट एक्स। तो ये होता है हमारा आंसर खत्म, क्योंकि ये क्वेश्चन है जनरल फॉर्म का, हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना था, एक्स वाई की वैल्यू नहीं दी हुई, हम c की वैल्यू नहीं निकाल सकते, पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन खत्म। तो हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5 इस वीडियो में, 5 पिछली वीडियो में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इनको करो प्रैक्टिस, बाकी की एक्सरसाइज आने वाली वीडियोस में आपको मिल जाएंगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि आगे की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियोस को करो लाइक और अपने दोस्तों के साथ करो शेयर। तो प्रैक्टिस करो, अच्छे से पढ़ाई करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।